हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और जो अमूमन लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं और इसीलिए चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं और वो सिलेक्शन से भी काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 14 तक सेम इसी तरीके से पढ़े हैं, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके सेशन जरूर देखिएगा, एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 14 का। भाग 14 का दोस्तों, भाग 14 का में अधिकरण है। अधिकरण है और अधिकरण क्या होते हैं अभी इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण और न्यायालय में अंतर क्या होता है ये भी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। भाग 14 का में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, भाग 14 का में क्या है, तो भाग 14 का में क्या है, अधिकरण है। ये भी पूछा जाता है अधिकरण हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 का में है। ये भी पूछा जाता है अधिकरण संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 323 ए से लेकर के 323 बी तक है, ठीक है। यही इसी लाइन से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब अधिकरण जानते हैं तो 14 का है, मतलब का ये जोड़ा गया है बाद में, ठीक है। मतलब भाग 14 था लेकिन 14 का आया है तो इसका मतलब उपखंड जोड़ा गया बाद में, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो इसका मतलब मूल संविधान में नहीं था ये, ठीक है। मतलब भाग 14 का मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मतलब मूल संविधान में अधिकरण का कोई भी प्रावधान नहीं था। और इसको जोड़ने के लिए कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी, वही समिति ने अनुशंसा की थी जिसने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी। और वो कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की थी। आप चाहे न्यायाधिकरण कहें, कहीं कहीं प्राधिकरण मिल जाता है और कहीं कहीं अधिकरण मिल जाता है, बात एक ही है, ठीक है। बस न्यायालय ना मिले, ठीक है। न्यायालय और न्यायाधिकरण में अंतर आ जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। अब यह कोई अदालत नहीं है, मतलब जो अधिकरण होते हैं ये न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की कुछ शक्ति इसमें निहित होती है। मतलब पूर्ण रूप से न्यायालय नहीं है लेकिन न्यायालय की, न्यायपालिका की कुछ शक्ति इसमें निहित होती है, मतलब ये थोड़ा बहुत न्याय देने का काम करते हैं। पूर्णतः विधि के माध्यम से न्यायपालिका वाला काम इनका नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनको अर्ध न्यायिक कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, ठीक। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होते हैं, ठीक है। ये पूर्ण न्यायिक अधिकरण नहीं है, न्यायिक संस्थान नहीं है, ये अर्ध न्यायिक संस्थान है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो ये अर्ध न्यायिक संस्थान है, ये ध्यान देना है। और अब ये भी पूछा जाता है कि अधिकरणों को हमारे संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, हमको पता है 1976 में हुआ था, ये भी दिया गया था। और मूल कर्तव्यों वाली जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी उसने भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश करवाई थी, ठीक है। और मूल कर्तव्यों के बारे में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। कैसे लिंक करते हैं, ऐसे ही लिंक करते हैं, ठीक है। जहां सरदार स्वर्ण सिंह समिति आए आप लोग वहां पर, यहां पर नोट्स बनाइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति लिखिए, फिर लिखिए अनुशंसा, फिर लिखिए मूल कर्तव्यों की, फिर लिखिए अधिकरणों की, ठीक है। एक जगह हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद करना आसान हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब अनुशंसा तो कर दी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अधिकरणों का प्रावधान तो संविधान में कर दिया गया लेकिन इसका गठन नहीं किया गया। गठन कब किया गया, गठन किया गया 1985, ठीक। 1985 में गठन किया गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय सरकार किसकी थी, तो राजीव गांधी की सरकार। अब यहां से देखिए 1985 में किसकी सरकार, राजीव गांधी, मतलब अधिकरण किसकी सरकार में जोड़ा गया, राजीव गांधी की सरकार में जोड़ा गया। अभी हम लोग पहले पढ़े थे 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन क्रमशः
ग्राम पंचायत और नगर पालिका के संबंध में था। वो किसकी सरकार में जोड़ा गया था? 1993 में जोड़ा गया था। वो किसकी सरकार में? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। उसके पहले हम लोग पढ़े थे आरक्षण 1979 में, ठीक, 1979 में बीपी मंडल कमीशन की, ठीक। अब आप लोग यहां पर ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1979 में कौन सी सरकार थी। अब इसकी अनुशंसा की गई थी, मंडल कमीशन का गठन 1979 में किया गया था, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कब किया गया था, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये दोनों चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो अधिकरण के बारे में जो प्रारंभिक परिचय था वो यही था कि 1985 में गठन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, पूर्ण न्यायालय नहीं है, ये अर्ध न्यायिक काम करता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 323 ए जोड़े गए और अनुच्छेद 323 बी जोड़े गए। तो अब क्या था अनुच्छेद 323 ए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों के गठन की बात करता है, ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरणों के गठन की बात करता है, और इसके तहत एक अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। 1985 में ही, क्योंकि जोड़ा गया तो 1985 में ही संसद के द्वारा अधिनियम लाया गया, और इसके तहत 2 अधिकरणों का गठन किया गया, लेकिन प्रावधान 3 अधिकरण के गठन का किया गया था, ठीक है, 3 अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन 2 अधिकरण का गठन हुआ। कौन कौन से अधिकरण का गठन हुआ? एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दूसरा है राज्य प्रशासनिक अधिकरण, और जो तीसरा जिसका गठन नहीं किया गया था, गठन का प्रावधान किया गया था, वो था संयुक्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, संयुक्त राज्य लोक सेवा, ठीक है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही संयुक्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण के भी गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन अधिकरण का गठन 2 बार, मतलब 2 अधिकरण का गठन किया गया, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। कौन? कैट और सैट, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। कैट मतलब सेंट्रल सी से, और सैट मतलब एस से स्टेट हो गया, ठीक है, ये ध्यान देना, कैट सैट बस, ठीक। अब देखते हैं कैट, कैट के बारे में क्या प्रावधान था, थोड़ा कैट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आप लोग ये चीज पढ़ लेंगे ना, इसके बाद दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट है, इसके बारे में, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, एकल सदस्य निकाय तो है नहीं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। और कैट है, सेंट्रल है, तो इसका गठन संसद करती है, और संसद ही नहीं, केवल संसद करती है, यह ध्यान देना है, ये नहीं कि संसद करती, केवल संसद करती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मतलब कैट का गठन केवल संसद के द्वारा किया जाता है। अब इसके कुछ सदस्य होते हैं, एक सदस्य होगा और अन्य सदस्य होंगे, मतलब 1 प्लस अन्य होंगे, ठीक है। अब ये न्यायिक और प्रशासनिक दोनों संस्थाओं से चुने जाते हैं जो इनके सदस्य होते हैं, मतलब जिस विभाग से संबंध, मतलब केंद्रीय प्रशासनिक जो प्राधिकरण होता है या अधिकरण होता है, यानी न्यायाधिकरण होता है, उसके जो सदस्य होते हैं वो न्यायालय से भी होते हैं सदस्य, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनको कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए और प्रशासन के भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए प्रशासनिक संस्थाओं से भी उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णतः न्यायपालिका नहीं है, अर्ध न्यायिक है, इसीलिए आधे न्यायालय के होते हैं, मतलब कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं और कुछ प्रशासनिक सदस्य होते हैं इसके, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष वही होगा जो उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा अध्यक्ष इसका, तो अब अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अब अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब यहां पर यह ध्यान देना है, अच्छा अध्यक्ष कौन होगा? उच्च न्यायालय का या तो वर्तमान या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? अधिकतम 62 वर्ष तक होता है। कहने का मतलब यह है अधिकतम 62 वर्ष के समाप्ति के बाद भी उनके पास 65 वर्ष की आयु तक, मतलब 3 साल तक सेवा देने की कानून के माध्यम से इजाजत दी गई है, ठीक है। और अगर वो वर्तमान न्यायाधीश हैं
तो 5 वर्ष तक दे सकते हैं, है कि नहीं। तो ये ध्यान देना है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अन्य जो सदस्य होते हैं, मतलब सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष या 62 वर्ष होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल देख लिया, अध्यक्ष की क्या योग्यता होती है ये भी देख लिया, उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, ये हो गया, ठीक। अब इनकी नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति किसकी? सदस्यों। नियुक्ति इनकी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के मन में आया किसी की भी कर दिए, है कि नहीं, अपने नात बात रिश्तेदार या प्रधानमंत्री ने जिसको बोला उसका कर दिए, ठीक, ऐसा नहीं है। नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर की जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। और कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब अभी हम लोग ऊपर देख चुके कि यह अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होते हैं, पूर्णतः न्यायिक नहीं होते हैं, ठीक है, पूर्णतः न्यायालय नहीं होते हैं, पूर्णतः न्यायपालिका नहीं होती है। इसीलिए ये 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता से बंधे नहीं होते हैं। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता से न्यायपालिका बंधी हुई होती है, न्यायाधिकरण प्राधिकरण नहीं बंधे होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से न्याय देने का काम ये नहीं करते हैं, मतलब उसके द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं से ये बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मतलब इसमें मानवाधिकारों की भी बात देखी जाती है, इसमें नैतिकता के आधार पर, इसमें सामाजिक नीतियों के आधार पर भी प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत जो होता है न्याय दिया जाता है। इसमें सुनवाई का युक्त अवसर भी दिया जाता है, ठीक है, ये सब चीजें प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, मतलब इसमें न्यायपालिका के मतलब कानूनों से बंधा नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से इसमें न्याय की व्यवस्था की गई है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक, मतलब कानूनी 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिताओं से बाध्य नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें प्राकृतिक न्याय में वादी क्या होता है? स्वयं लड़ सकता है अपना केस, जो है वादी स्वयं या एक वकील के माध्यम से अपना केस लड़ सकता है, ठीक है। अब निर्णय सुना दिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने, कैट ने या केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने किसी बात पर निर्णय सुना दिया। अब वो निर्णय उस वादी को, उसको लगा कि ये हमारे साथ सही नहीं हुआ है, मतलब हमको पूर्णतः न्याय नहीं मिला है, तो उस निर्णय के विरुद्ध जो अपील की जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है और उच्च न्यायालय में की जा सकती है, और यही नहीं, उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब दिल्ली में भी जो है इसके विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है, और अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जा सकती है, और अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ उत्तर प्रदेश की कहाँ है? लखनऊ में है, तो लखनऊ में भी याचिका दायर की जा सकती है, ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो वादी होता है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, उसको पहले उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में वह याचिका नहीं दे सकता है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। मतलब वो अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील कर सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो जा सकता है, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब ये देख लेते हैं, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होता है वो
किन विवादों का समाधान करता है कि नहीं, किन किन क्षेत्रों में विवादों का समाधान करता है, ये भी तो देखना है। आखिर किसके संबंध में निर्णय सुना रहा है कि नहीं। तो चाहे अखिल भारतीय सेवाएं हो, उसके संबंध में विवादों का समाधान करता है, मतलब किन के बारे में वो निर्णय सुनाएगा। जो कर्मचारी होते हैं अखिल भारतीय सेवा के, इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में, उनका वेतन हो गया, उनकी पदोन्नति हो गई, उनका डिमोशन हो गया, इत्यादि के बारे में अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों से संबंधित जो भी समस्या होगी, वो उसके बारे में जो कर्मचारी होते हैं वो कैट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अब अखिल भारतीय सेवा के हो गए वही, और केंद्रीय लोक सेवा हो गए। ठीक, ध्यान देना है। अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय लोक सेवा में अंतर क्या है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन जो वो किसके अंडर में काम करते हैं वो राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन जो केंद्रीय लोक सेवा हो गई वो सेंट्रल उनकी नियुक्ति भी करती है और सेंट्रल के अंडर में काम भी करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अखिल भारतीय सेवा हो, चाहे केंद्रीय लोक सेवा हो, चाहे केंद्र के अधीन कोई नागरिक पद हो, या सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सैनिक सेवा हो लेकिन उसके सिविल कर्मचारी हो, जैसे सैन्य सेवा में भी होते हैं ना, वो क्लर्क होते हैं, है कि नहीं, डी ग्रेड के होते हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं जो सिविल कर्मचारी हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा सैन्य सेवा में। ठीक, तो ये सब जो कर्मचारी होते हैं इनकी सेवा शर्तें, इनकी पदोन्नति, वेतन से संबंधित, डिमोशन से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है तो वो कैट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं और कैट उनके विवादों को सुलझाता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि विवादों का समाधान तो कर दिए इन लोगों का, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके विवादों का समाधान कैट नहीं कर सकता है। और वो कौन कौन से हैं? जो अपवाद हैं, जो शामिल नहीं है कैट के क्षेत्र अधिकार में, कौन है? अर्धसैनिक बल। अभी कहने सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी आएंगे, लेकिन अर्धसैनिक बल के जो सदस्य होते हैं वो नहीं आते हैं इसके अंदर। सशस्त्र सेनाओं के सदस्य नहीं आते हैं इसके अंदर। संसद के दोनों सदनों के जो सचिवालय के कर्मचारी होते हैं वो नहीं आते हैं इसके अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। राज्य विधानमंडल के जो कार्मिक समूह होते हैं वो भी नहीं आते हैं, मतलब संसद और राज्य विधानमंडल के जो सचिवालय के कर्मचारी होते हैं वो नहीं आते हैं। और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं इन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपवाद ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो सचिवालय होता है वो उच्चतम न्यायालय के ही अधीन जो है, नियमों के अधीन वो होता है। ठीक, और इनके जो होते हैं इन सबके वेतन जो होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। अर्धसैनिक बल, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, संसद और विधानमंडल के दोनों सदनों के जो संसद सचिवालय कर्मचारी होते हैं, कार्मिक समूह होते हैं, वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो, ठीक है, इसके कैट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये हो गया कैट के बारे में। अब सेट के बारे में देखते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका छोटा सा ही है। ठीक है, तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन संसद करती है। तो ये राज्य सेवा के सदस्यों के लिए होती है। ठीक है, जो राज्य सेवा के सदस्य, जो उत्तर प्रदेश जो सर्विस कमीशन होती है उसके सदस्य इसमें आते हैं। प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो संयुक्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण का भी गठन करवा सकते हैं संसद के द्वारा। ठीक, ये होता है। अब इनकी नियुक्ति भी, राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन संसद करती है, लेकिन इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये मत सोचिएगा कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण है तो राज्यपाल करेगा, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हो चाहे वो राज्य प्रशासनिक अधिकरण हो। ठीक, ये ध्यान देना है। और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित, मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ही किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो जो सेट के सदस्यों की नियुक्ति होती है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति होती है,
वो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। लेकिन जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की नियुक्ति होती थी सदस्यों की, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते थे। उसमें राज्यपाल का कोई काम ही नहीं आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? ये चीज हो गई, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 323 बी। अब ये आ गया अनुच्छेद 323 ए के तहत केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण और राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन, ठीक है। अब एक केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, एक राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण आ गया अनुच्छेद 323 ए में। लेकिन 323 बी में अन्य अधिकरण के गठन की भी बात कर सकती है। जो 323 ए में था वो सेवा से संबंधित था, है कि नहीं, कर्मचारियों से संबंधित था, ठीक। लेकिन 323 बी में अन्य अधिकरण के गठन का प्रावधान हो सकता है। अब यहां पर देखना, अन्य अधिकरण के गठन का प्रावधान कौन कर सकता है? संसद भी कर सकती है और राज्य विधानमंडल भी कर सकती है। लेकिन जो कर्मचारियों से संबंधित था, अनुच्छेद 323 ए से संबंधित था, उसका केवल और केवल कौन करती थी? संसद करती थी। लेकिन 323 बी में अन्य प्राधिकरण का गठन दोनों कर सकती है, संसद और राज्य विधानमंडल, क्योंकि जो अन्य अधिकरण आएगा वो किसी काम से संबंधित आएगा, किसी विषय से संबंधित आएगा, किसी शक्ति से संबंधित आएगा। और हम लोग देखे हैं अनुसूची 7 में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है कि नहीं? कौन सा विषय केंद्र सरकार के पास है, कौन सा विषय राज्य सरकार के पास है। तो ऐसा विषय जो राज्य सरकार के पास होगा उसके बारे में अधिकरण का गठन राज्य सरकार करेगी, मतलब विधानमंडल करेगी। और ऐसा विषय जो केंद्र सरकार के संबंध में होगा उस विषय पर अधिकरण का गठन संसद करेगी, ठीक। ये चीज ध्यान देना है, ठीक। अब देखते हैं, तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपनी अधिकारिता के भीतर अधिनियम पारित करके अधिकरण बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर उम्मीद है हो गई होगी। अब कौन कौन से अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, मतलब कौन कौन से कर सकते हैं। जैसे करों के संबंध में अधिकरण, करों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 आया और उसी के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया, ठीक। ये ध्यान देना है। तो आयकर का कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। पर्यावरण के संबंध में अधिकरण का गठन कर सकती है, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में किया गया गठन, है कि नहीं? ये ध्यान देना है। व्यापार के संबंध में अधिकरण का गठन कर सकती है सरकार। मनोरंजन के संबंध में अधिकरण का गठन कर सकती है। कारोबार के संबंध में अधिकरण, श्रम के संबंध में, मतलब किसी भी अन्य विषय के संबंध में अधिकरण का गठन अगर करना है तो संसद और राज्य विधानमंडल संबंधित विषय के आधार पर अनुच्छेद 323 बी के तहत गठन कर सकते हैं, ठीक है, अन्य अधिकरण का गठन, ठीक। ये ध्यान देना। साइबर अपील के संबंध में अधिकरण का गठन। साइबर अपील, साइबर कौन सा विषय है? अवशिष्ट सूची का विषय है, और अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो साइबर कौन सा विषय है? अवशिष्ट, तो बारे में केंद्र सरकार, संसद जो है अधिकरण का गठन करेगी, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 323 ए आपका तैयार हो गया होगा अच्छे से, 323 बी भी तैयार हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसको रिवीजन करिएगा बार बार, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अंतर क्या है। भैया अभी तक पढ़े थे अधिकरण और न्यायालय, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकरण और साधारण न्यायालय दोनों दो पक्षों के बीच विवादों को निपटाते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा, विवाद दो ही पक्ष में होगा, है कि नहीं? तो दोनों पक्ष के बीच विवादों को निपटान करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकरण न्यायालय नहीं है। न्यायालय क्यों नहीं है? क्योंकि 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं है। न्यायालय क्यों नहीं है? क्योंकि ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, ठीक। अब देख लेते हैं इसके कुछ और, देख लेते हैं न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरण के बीच कुछ प्रमुख अंतर क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक। अब जो न्यायालय है, कोर्ट ऑफ लॉ है, वो पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के अंग है। जो पारंपरिक न्यायिक प्रणाली आज चली आ रही है उसका अंग है, और उसके तहत वो न्यायिक शक्तियां राज्य से प्राप्त करती है, राज्य उसको शक्तियां देता है, संविधान उसको शक्तियां देता है, ठीक है। ये ध्यान देना। लेकिन प्रशासनिक अधिकरण क्या है? एक अधिकरण है, एक अभिकरण है, एक एजेंसी है, और इसका जो निर्माण होता है विधि के द्वारा किया जाता है, कानून के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है, और उस कानून के माध्यम से उसको न्यायिक शक्तियां सौंपी जाती हैं, ठीक है। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर है
नागरिक न्यायालय मतलब सामान्य न्यायालय के पास नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों का परीक्षण करने की न्यायिक शक्ति होती है, मतलब किसी भी प्रकार की न्यायिक मुकदमों की सुनवाई वो कर सकता है। लेकिन अधिकरण क्या होता है? अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जाना जाता है। और अधिकरण हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, अधिकरण में जो सदस्य होते हैं न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका होती है उसमें सभी जो सदस्य होते हैं न्यायालय के, न्यायाधीश वकील होते हैं, सब न्यायिक होते हैं, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है, ये भी चीजें हो गई अंतर, ठीक, ये हो गया। अब अधिकरण में अर्ध न्यायिक निकाय है, समझ में आ गया होगा। और अधिकरण में विशेष मामलों के परीक्षण की शक्ति होती है, जो मामले उन्हें विधि द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकरण होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, कोई प्रशासन है, मतलब रेलवे का प्रशासन हो गया, अब रेलवे के कर्मचारी त्रस्त हैं, उनकी वेतन भत्ते या उनका ट्रांसफर हो गया कहीं, ठीक है, या उनका डिमोशन कर दिया गया, या पैसा कहीं नहीं मिला, या उनके संबंध में कुछ भेदभाव हो रहा है विभागीय, तो वो अपनी याचिका जो कैट होती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वो अपनी शिकायत उसमें दर्ज करेंगे तो उसके सदस्य अध्यक्ष होते हैं, वो उसकी सुनवाई करते हैं। मतलब जो कैट होती है, जो अधिकरण होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, न्यायिक सदस्य भी होते हैं और प्रशासन के भी, विभाग के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। वो उनको कानूनी दांव पेच नहीं पता होता, वो अनुभव, उनको प्रशासनिक नियम पता होते हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव होता है। इस आधार पर वो प्राकृतिक न्याय के आधार पर निर्णय को सुनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक, ये चीज होती है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए, विधि द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं इनको कानून, ठीक है। अब तीसरा है सामान्य न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने कार्यालय, अपने कार्यकाल, सेवा के नियम व शर्त आदि के संदर्भ में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद 50 में हम लोग पढ़े हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण, शक्ति पृथककरण नीति के तहत, है कि नहीं? अनुच्छेद 50 नीति के निदेशक तत्व में, है कि नहीं, पढ़े हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण होगा, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वही कह रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, समझ में आई बात। और प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य कार्यकाल, सेवा व नियम की पूर्ण शर्तें पूर्णतः कार्यपालिका के हाथों में होती है, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। और न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो विधि शास्त्र में पारंगत होता है कि नहीं? जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, है कि नहीं, DY चंद्रचूड़, वो क्या है, विधि शास्त्र में प्रशिक्षित हैं। लेकिन जो अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, विधि में प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, प्रशासनिक मामलों के क्षेत्र में विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, अभी जैसा कि ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है उसका निष्पक्ष होना आवश्यक है, और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामलों में दिलचस्पी नहीं रखता है, वो साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर तटस्थ होकर निर्णय देता है, वस्तुनिष्ठ होकर के निर्णय देता है, ठीक, ध्यान देना है। और जो प्रशासनिक अधिकरण होता है, विवाद का एक पक्षकार भी हो सकता है, मतलब उस विवादों में उस विवाद का एक पक्ष भी हो सकता है, और जिस पर उसके द्वारा निर्णय दिया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगला है न्यायालय साक्ष्य एवं प्रक्रिया के सभी नियमों का पालन करने हेतु बाध्य, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं से न्यायालय बाध्य होता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकरण इस प्रकार के नियमों से बंधा हुआ नहीं है, इस प्रकार के नियमों के बंधन में नहीं होता है, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर निर्णय देता है दोस्तों, ठीक, ये हो गया। न्यायालय को रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर सभी प्रश्नों पर वस्तुपरक होकर विचार करना होता है। मतलब कहते हैं ना, हम लोग सुनते हैं ना, न्यायालय क्या कहती है, सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। मतलब सबूतों और गवाहों, साक्ष्य और सामग्री के आधार पर वो निर्णय सुनाती है, ठीक है। अनुभव के आधार पर निर्णय अधिकरण में सुनाया जाएगा, ठीक, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर निर्णय अधिकरण में सुनाया जाएगा, लेकिन साक्ष्य और सामग्री के आधार पर वस्तुनिष्ठ होकर के
ऑब्जेक्टिव होकर कर निर्णय, मतलब जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर निर्णय न्यायालय के द्वारा सुनाया जाता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा निर्णय वस्तु परक के बजाय सब्जेक्टिव भी हो सकता है, व्यक्ति परक भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऊपर देख चुके हैं कि जो विवाद को सुलझाने वाला प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य होता है वो भी उसका पक्षकार हो सकता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अधिकरण वस्तु परक के बजाय व्यक्ति परक, सब्जेक्टिव भी हो सकती है, लेकिन न्यायालय ऑब्जेक्टिव होती है, तटस्थ होती है। ठीक, ध्यान देना है। और जो प्रशासनिक सेवक होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव नहीं होना होता है, उन्हें ऑब्जेक्टिव होना होता है, वस्तुनिष्ठ होना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दिया। और न्यायालय जो होता है किसी विधान की शक्तियों पर निर्णय ले सकता है, जबकि प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, चीजें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। कल की क्लास होगी भाग 14 का अधिकरण के संबंध में प्रश्नोत्तर की, एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, हम जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।